तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज की सबसे बड़ी खबर हमको ले जाती है तकरीबन 25 साल पीछे, जब इसी किस्म का एक और घटनाक्रम घटा था और पूरी सुर्खियां बटोरी गई। लोगों ने बहुत चुस्कियां ले लेकर बातें की थी, लेकिन जिन लोगों पे बीतती है जानते वही है। आज से 24 घंटे पहले सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया है जिसकी शिकायत आईडीबीआई बैंक ने की है। अब वो शिकायत है एक मशहूर फिल्म निर्माता बंटी वालिया के खिलाफ कि उसने बैंक से लिया हुआ लोन वापस नहीं किया, जो आज के दिन में इंटरेस्ट वगैरह मिला के 119 करोड़ हो गया है। एक फिल्म बनाने के लिए लोन लिया गया था 2008 में, जो 15 साल में बढ़ते बढ़ते 119 करोड़ का हो गया। और ये बंटी वालिया से एक किस्सा जो 25 साल पुराना याद आता है, वो इससे बहुत मिला जुला था। आपको याद होगा, एक अमिताभ बच्चन लिमिटेड कारपोरेशन हुआ करती, अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड, ABCL, 1994 में शुरू हुई थी और 5 साल के अंदर अंदर 1999 में 1999 में ABCL के ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया था। जिस किस्म के केस आज बैंकों ने बंटी वालिया पे किए हैं, उसी किस्म की कार्रवाई उस समय बैंकों ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ शुरू की थी। उसी किस्म की कार्रवाई बैंकों ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ शुरू की थी। कैनरा बैंक तो मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंच गया था ये फरियाद लेकर कि अमिताभ बच्चन का आइकॉनिक बंगला प्रतीक्षा जो जुहू पे है उसको अटैच किया जाना चाहिए। लेकिन अमिताभ बच्चन ने बड़ी मुश्किल से उन हालात से निकला, बहुत मुश्किल से मैनेज किया। उसमें कुछ दोस्तों की मदद थी, कुछ उसके चाहने वालों ने मदद की और कुछ अमिताभ बच्चन ने अपने दम पे वो कर्जा वापस किया और अपने आप को बाइज्जत उस मुश्किल से निकाला। लेकिन बंटी वालिया की मुश्किलात कम होती नज़र नहीं आ रही। कितना क्या है, ये एक कारण है कि फिल्म वालों को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन नहीं देते, और जब देते हैं तो इतना जो इनको ख्याल रखना चाहिए, जो गारंटीज लेनी चाहिए, जो कोलैटरल लेना चाहिए, वो नहीं लेते। किसी आदमी का बड़ा नाम दे के उसकी पर्सनल गारंटी पे, उसकी पर्सनल जिम्मेदारी पे लोन दे देते हैं। अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन बंटी वालिया कोई अमिताभ बच्चन नहीं है। ये दूसरी बात है कि उसके बहुत करीबी रिश्ते बच्चन परिवार के साथ हैं। आप कहीं भी अमिताभ बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के सुपुत्र हैं, उनका कोई भी आप पब्लिक फंक्शन देखो, उनके साथ है छोटे कद का आदमी, दाढ़ी रखी, मूछें खड़ी की हुई, उसके साथ हमेशा होता है। वो शख्स है बंटी वालिया, जो आज से नहीं 3-4 दहाकों से इस परिवार का बहुत करीबी है। और जो आपने कभी जो टीवी पे कबड्डी मैचेस हुआ करते थे, कबड्डी लीग, इंडियन कबड्डी लीग, मैं भी देखा करता था एक ज़माने में। उसमें अमिताभ बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन की भी एक टीम है। उस टीम के मैचेस में जब अमिताभ बच्चन जाता था, उसके साथ बंटी वालिया साए की तरह हमेशा रहता था। आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने। तो खैर, ये बंटी वालिया ने 2008 में एक फिल्म शुरू की थी जिसका नाम था लम्हा। उसमें संजय दत्त हीरो था, जिसकी उस ज़माने में बहुत बड़े लेवल पे वापसी हो रही थी फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी शूटिंग विदेश में करनी थी, फॉरेन लैंड पे। उसके लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत थी। और आईडीबीआई बैंक, जिसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
बैंक ऑफ इंडिया, उसकी बाहर भी ब्रांचेज हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, बहुत बड़ा बैंक है, बड़े बड़े कर्जे देता है। वहाँ से तकरीबन उस ज़माने के इंटरेस्ट, उस ज़माने के एक्सचेंज रेट के मुताबिक 23.5 मिलियन डॉलर, जो तकरीबन उस समय जो 50-55 रुपये एक डॉलर के मिला करते थे, उसको लगाते हुए तकरीबन 10 करोड़ के करीब इंडियन रुपीज़ में फॉरेन एक्सचेंज में लोन दिया IDBI ने, ताकि फॉरेन में इस फिल्म की यूनिट जाके शूटिंग कर सके। अब पूरी फिल्म का बजट कितना था वो तो इस केस में बताया नहीं जा रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो और खर्चे फिल्म के हो रहे थे उसके लिए एक और लोन लिया गया बैंक से जो 4.5 करोड़ का था। ये दोनों लोन बंटी वालिया की पर्सनल गारंटी पे दिए गए। उसका कोई ऑफिस, उसका कोई घर गहने नहीं रखा गया, मॉर्टगेज नहीं रखा गया, किसी आदमी की साथ में और गारंटी नहीं ली गई कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो आप लोगे। उसमें शायद फिल्म के कुछ राइट्स बैंक को दिए थे कि जब फिल्म रिलीज़ करेंगे उसमें जो आमदन होगी, जो डिस्ट्रीब्यूटर से आएगा, ओवरफ्लो होगा, वो पैसा हम आपको दे देंगे। लेकिन जैसे ही 2008 में ये लोन ले लिया गया, तकरीबन 15 करोड़ रुपया इंडियन करेंसी के हिसाब से, वो पैसा आज तक वापस नहीं किया गया। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि फिल्म लेट हो गई थी, समय पर रिलीज़ नहीं हुई, कुछ और कारण हुए। जो 8वीं फिल्म रिलीज़ होनी थी वो 2009 के अंत तक रिलीज़ नहीं हो सकी, लेकिन बैंक अपने पैसे मांगता रहा। इन्होंने कहा हम तो फिल्म रिलीज़ करके जब फिल्म की कमाई करेंगे उस कमाई में से आपका पैसा वापस करेंगे। अब देखिए, जब रिलीज़ करनी थी तो बैंक को अपने पैसे की चिंता हुई। उन्होंने जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे PVR सिनेमा, उनके साथ टाई अप किया। एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ प्रोड्यूसर का, IDBI बैंक का और PVR सिनेमा का, कि इसकी जितनी कमाई आएगी वो आप हमारे पास जमा करवाओगे। ऐसा कुछ किस्म का एग्रीमेंट किया गया। लेकिन फिल्म को रिलीज़ करने के लिए और पैसा भी चाहिए था। उसके लिए PVR ने कहा कि हम 8 करोड़ रुपया हम इस पे, इसकी पब्लिसिटी पे और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क जो होता है उस पर खर्च करने को तैयार है। उसके बाद अपना खर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वो हम बैंक को वापस दे देंगे। ये PVR को रिलीज़ करने की शर्त बैंक ने रखी। बैंक ने जो अपना इंटरेस्ट रखना था उसके साथ ये शर्त लगा दी कि आपकी जो ऊपर की कमाई होगी वो हमारी होगी। अब देखिए, जब पैसा डूबना होता है तो कैसे डूब जाता है। फिल्म बहुत लेट हुई और लेट रिलीज़ हुई। अब PVR ने बैंक को कह दिया कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमने इसकी रिलीज़ की तैयारी करने के लिए और पब्लिसिटी के लिए 8 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, लेकिन हमारी कमाई हुई है 7 करोड़ 63 लाख की। हम तो ऑलरेडी नुकसान में चल रहे हैं, आपको पैसा कहाँ से दें। तो बड़े तरीके से वो भी सब मैनिपुलेट हो गया। और अब बैंक ने एलिगेशन ये लगाया कि प्रोड्यूसर्स ने हमारे दिए हुए पैसे को फिल्म के ऊपर कम खर्च किया और उसको दूसरे खातों में ज़्यादा इस्तेमाल किया, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बड़ी तरीके से एंट्रीज घुमाई हैं, एंट्रीज को फेक किया है, फज किया है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर स्टैनी सल्दाना CA, उसने भी अपना बयान दर्ज करवाया CBI के सामने, और उसने सब सच सच बता दिया कि असल में हुआ क्या था। उसके बाद बैंक की आंखें खुली और उन्होंने पूरा केस स्टडी करने के बाद, लीगल कार्रवाई पूरी करने के बाद, आखिरकार 2 दिन पहले CBI को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपनी फाइंडिंग दे दी। और उसके चलते हुए CBI ने
FIR रजिस्टर कर लिया है, जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी और रिकॉर्ड को चेंज करना, फर्ज करना, आंकड़ों से हेरा फेरी करना, इस किस्म के इल्ज़ाम लगा के बंटी वालिया के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। अब बंटी वालिया का कहना है कि हमें फिल्म में नुकसान हो गया, इसलिए हम बैंक का पैसा नहीं वापस कर सके। लेकिन आपने तो बैंक से पैसा लिया है ना, आप कहीं और से अरेंज करते, थोड़ा बहुत पैसा बैंक को वापस करते, उसके बाद भी आपने कुछ काम धंधा किया होगा, प्रॉपर्टी भी होगी, कोई इन्वेस्टमेंट भी होगी, वहाँ से निकाल के कुछ वापस कर दे। बैंकों में भी आम लोगों का पैसा है जो पड़ा है। हम बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बोलते हैं कि लोगों ने बैंक से हेरा फेरी की, बैंकों से लोन लेके पैसा वापस नहीं किया। आप भी उनमें से एक हो। आपकी शानो शौकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैंक के जो आपने 15 करोड़ रुपये आज से 15 साल पहले लिए, वो आज तक वापस नहीं किए, और उसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगते रखते, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज दर ब्याज सब मिला के, और कंपनसेशन ये वो समय का पीरियड का ख्याल रखते हुए आज वो रकम 119 करोड़ के करीब हो गई है। क्योंकि बात सिर्फ इंडियन रुपीज़ की नहीं है। जो 10 करोड़ इंडियन रुपीज़ में लिया गया था, असल में वो लोन फॉरेन एक्सचेंज में दिया गया था। वो 23.5 मिलियन डॉलर जो थे, वो आज तकरीबन डबल रेट हो गया है। उस समय अगर 50 रुपये की तकरीबन रेट था, तो आज 82 रुपीज़ जो है वो $1 की कीमत चल रही है। तो उसके हिसाब से भी रकम तकरीबन डबल हो जाती है। तो 20 करोड़ का तकरीबन जो प्रिंसिपल लोन है, बेसिक लोन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो लगता है वो भी डॉलर में लगतेगा, सारा पेमेंट करनी पड़ेगी इनको। अब आगे CBI केस करके इस पैसे की रिकवरी कैसे करती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन ABCL ने अपना पैसा कैसे वापस किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 94 में अमिताभ बच्चन ने सोचा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है, बाहर से पैसा मिलता नहीं है, बहुत से लोगों पे मुनहसर करना पड़ता। उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह करके एक कंपनी बनाई जिसका बेसिक पर्पस फिल्म मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, सीरियल्स बनाना और इवेंट मैनेजमेंट। और वो चलते हुए उन्होंने वर्ल्ड ब्यूटी पैजेंट का भी आयोजन किया था बेंगलोर में, लेकिन वो फ्लॉप हो गया बहुत से कारणों से। वो सबसे बड़ा नुकसान था ABCL का। और उसको प्रोफेशनली चलाने के लिए अमिताभ बच्चन लेके आए एक बड़े जादूगर को, जिसका नाम था संजीव गुप्ता, जो उस समय हिंदुस्तान लीवर के बड़े ओहदे पे थे। उनको ला के ABCL का CEO बनाया गया। लेकिन 94 से 99 तक आते आते पहले 2 सालों में 15 करोड़ की कमाई ABCL ने की थी। देख भाई देख एक सीरियल चला था, बहुत हिट हो गया था। लेकिन 99 आते आते एक के बाद एक जो फिल्में और प्रोजेक्ट फ्लॉप होने शुरू हुए। स्टाफ बहुत बड़ा था, टॉप हैवी था, खर्चे बहुत थे। 99 तक आते आते हालात ये हो गए कि मुलाजमों को सैलरी तक देने की प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे याद है जिस सोसाइटी में रहा करता था, वहाँ पे कुछ वर्कर ABCL के रहते थे जिनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। लेकिन वो बेचारे वफादार, फिर भी ऑफिस जाते थे, अपना काम करके आते थे बिना सैलरी के भी। उन्होंने कई लोगों ने तो 2-1 साल तक भी काम किया। 99 में जब 90 करोड़ का लोन चढ़ गया, सब बैंकों ने कोई 30-32 करोड़ का कंजोरिटम था एक डिफरेंट बैंक का, जिनका लीडर था कनरा बैंक। तो कनरा बैंक ने जब अमिताभ बच्चन से बोला कि पैसा दीजिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उसके खिलाफ ABCL जो ब्यूरो पर रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें चले गए कि हमारी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ताकि जिनका पैसा देना है उनसे बचा जा सके। तो
कहा तो ये भी जाता है कि उन्हीं दिनों में अमर सिंह बीच में आ गया और उनकी काफ़ी हेल्प की। इनको सहारा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले लिया गया और वहाँ पे भी कुछ ऐसी शर्त रखी गई कि जो कर्जा वगैरह होगा डायरेक्टर्स पे होता है सबके ऊपर, खाली अमिताभ बच्चन के लिए नहीं, उनको भरने के लिए भी कंपनी उनकी मदद करेगी। शायद ये बातें उड़ती रही, लेकिन में कितनी सच्चाई है कि डॉक्यूमेंटेशन में सामने नहीं आती। लेकिन अमिताभ बच्चन ने उसके बाद एक यश चोपड़ा की फिल्म बन रही थी मोहब्बतें, वो शुरू हो गई थी ऑलरेडी। तो इतनी तंगी होने के बावजूद अमिताभ बच्चन उनके पास जाते हैं कि हम पुराने दोस्त हैं, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो यश चोपड़ा उनको अपनी फिल्म में ले लेते हैं और फिल्म हिट हो जाती। और देखते देखते अमिताभ बच्चन को और फिल्में मिलने लग जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो वापस मोड में आने लगते। उसी दौरान 2000 के करीब इनको केबीसी का कंट्रैक्ट मिल जाता है। 85-87 एपिसोड हुआ करते थे, 15 करोड़ रुपए का कंट्रैक्ट था। तो अमिताभ बच्चन ने वो साइन कर लिया और आपको हैरानी होगी कि वो 15 का 15 करोड़ हर सीज़न का बैंकों को दे के उन्होंने कुछ सालों में अपना सारा लोन वापस किया। और उसके बाद ABCL के जो CEO थे संजीव गुप्ता, वो छोड़ के चले गए, कोका कोला के CEO बन गए बाद में। तो बाकी एम्प्लॉयज़ भी छोड़ के चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनी बंद ही हो गई, ऑफिस जो थे वहाँ से छोड़ दिए गए। और जैसे मैंने आपको कहा, प्रतीक्षा बंगलो सीज होने से बच गया क्योंकि ऐन मौके पे अमिताभ बच्चन ने खुद पैसे बैंक को वापस करके अपना वो बंगला बचाया। लेकिन उसके बाद इनकी जो तकलीफ़ें थी वो बहुत कम हुई क्योंकि उनका इरादा नेक था। ठीक है, नुकसान हुआ लेकिन उन्होंने कमाई करके बैंकों का पैसा वापस किया। अब क्या उनके परिवार का चहेता, अमिताभ बच्चन का दोस्त क्या इस परिवार से कुछ सीखेगा? क्या उसके पास ऐसे पर्याप्त साधन हैं कि ये इतनी बड़ी रकम जो हो गई है, अब ऐसा लगता है कि ये पूरी रकम तो नहीं दी जाएगी, कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता ढूंढा जाएगा ताकि बैंक का नुकसान भी नहीं हो और बंटी वालिया की इज्जत भी कहीं हद तक बचे। लेकिन केस उसके अकेले के ऊपर नहीं है, उसका भाई गुरमीत जो उसका बराबर का पार्टनर है उसके ऊपर भी है। तो इनकी जो SGS एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके ऊपर भी केस है। और अब CBI की इंक्वायरी होगी तो पूरी जांच में सामने आएगा कि उस 15 करोड़ रुपए में से असल में फिल्म पे कितना खर्चा किया गया और उसकी अगर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट किया गया तो कैसे किया गया। दोस्तों, ये कहानी इसलिए है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक फिल्म इंडस्ट्री को पैसा नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि वहाँ से पैसा वापस लेने में बहुत दिक्कत आ जाती है। इसी तरह की बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, एक क्लास के प्रोड्यूसर KC बोकाडिया, लाल बादशाह अमिताभ बच्चन को लेके बनाई थी वो फिल्म के चलते हुए बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने भी बैंकों के पैसे बड़ी मुश्किल से सब अपनी प्रॉपर्टी बेच बटा के दिए लेकिन अपनी इज्जत बचाई। इसी तरह चेतना नाम का बहुत पुराना केस था पंजाब सरकार के साथ कि लोन लिया था 20 लाख का, वो भरने में दिक्कत आ रही थी लेकिन उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा करके वापस किया। किन लोगों को अपनी इज्जत प्यारी होती है वो अपना घर बेच के भी कर्जा उतार देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देना वो फिर जेल बैठ जाएंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। अब देखना पड़ेगा इस बार क्या होता है। क्या ऐसे लोगों की वजह से आने वाले और नए प्रोड्यूसर्स का भी नुकसान होता रहेगा जिनको लोन इसलिए नहीं मिलता कि उसके पहले बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने बैंकों का नुकसान किया हुआ है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।